पिछले बार हमने ग्राफ्स को इंट्रोड्यूस किया था और हमने जाना था कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं और हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाहते हैं तो हमारे पास BFS होता है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। हमने DFS की भी बात की थी। आज इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, BFS जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये एक एल्गोरिथम है ताकि हम पाथ फाइंड कर सके, शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ हॉप्स कितने भी हो सकते हैं, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड अगर आपको जाना है तो जरूरी नहीं है आपकी यहां से यहां ही शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है कि कुछ हॉप करके ये भी शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। तो उसके लिए आपका ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है। आइडिया क्या है इसके पीछे? अगर आपको U से V तक जाना है तो इसके पीछे आइडिया ये है कि हम इसको अलग अलग लेयर्स में एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग लेयर्स में, यानी कि 0 लेयर से शुरू करते हैं और K लेयर तक जाएगा। ये K-1 अगर 0 से करते हैं तो K-1 तक जाएगा। ये 0 से K-1 इसलिए क्योंकि हम जब इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो एरे का यूज करेंगे। तो लेयर 0 यानी कि वो लेयर जहां से शुरुआत होनी है वो पहली लेयर है, वही लेयर 0 हो गई। इसमें देखिएगा ये 20.1 जो डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें ग्राफ देखिए डायरेक्टेड है, मतलब एरोज है। तो हम इसको आगे बहुत जगह इसको रेफर करेंगे, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। हम U से शुरू कर रहे हैं, इसे हम लेयर 0 कहते हैं। फिर लेयर 1 पे आते हैं। लेयर 1 कौन क्या होता है? लेयर 1 वो लेयर है, सारे नोड्स जो V है, जिसे हम V कह सकते हैं क्योंकि U से V की बात हो रही है, तो सारे नोड्स V जिसका U से डायरेक्ट एज है। तो किस किस का है? इसका है, इसका है और इसका है। तो ये V1, V2 और V3 ये सारे हमारे लेयर 1 में आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेयर में जाते हैं जो लेयर 2 कहलाएगी। वैसे तो तीसरी लेयर है, लेकिन क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं इसलिए हम लेयर 2 कह रहे हैं इसको। वो सारी नोड्स इसमें आ जाएंगे इस लेयर में जो कि पिछले लेयर से लिंक्ड है, यानी कि आपका W1 हो गया, W2 हो गया, W3 हो गया, क्योंकि V1 से अब पिछले लेयर में V1, V2, V3 मिला था। इनसे कौन कौन से डायरेक्टेड है? डायरेक्टेड भी देखना पड़ेगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये एरो ऐसे होने चाहिए। देखिए यहां पर हम जब पहुंचेंगे तब देखिए एरो यहां की तरफ है, तो यहां इसके बारे में बात करेंगे। ये जो X है, W1, W2, W3 लेयर 2 में ले लिया, W3 में इसमें आते हैं, लेयर 4 में पहुंच गए हम। अब लेयर 5 Y किसी लेयर में नहीं आएगा क्योंकि Y एक्सेसिबल ही नहीं है। देखिए ये इसका एरो यहाँ है, अगर इसका एरो ऐसे होता तो हम यूं करके पहुंचते ना, हम तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस एरो को हम इस Y को इंक्लूड ही नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट एरे जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो आप समझ गए किस तरीके से हम इसको हमने बनाया। तो मैंने जैसे बताया आपको कि लेयर 3 हो गया ये, और क्योंकि नोड Y तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हम इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस मानेंगे। तो ये रिकर्सिव डेफिनेशन है एक तरीके से, यानी कि आप एक जगह से शुरू करेंगे, यानी K से शुरू करेंगे, हर एक K के बाद आपको K+1 पे जाना है। तो K के जो नोड्स हैं वो आपको K+1 पे ले जाएंगे। और इस पे ध्यान देना जरूरी एक बात है कि जो नोड ऑलरेडी हो चुके हैं उनको हमको इंक्लूड नहीं करना है। आप देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, V1 से आप W1 पहुंच सकते हैं, V2 से भी W1 पहुंच सकते हैं। तो इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो दो नोड्स हैं वो आपको एक ही जगह पहुंचा रहे हैं। और अगर ऐसी बात हुई कि हम रिविजिट कर रहे हैं और हमको बार बार एक ही नोड मिल रहा है तो हम उस नोड को एक ही मानेंगे। इससे पहले कि मैं इसके यहां पर इंप्लीमेंटेशन में जाऊं, ये इंप्लीमेंटेशन है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये सब देखने के बाद हम देख रहे हैं कि जो लेयर्स हैं या जो नोड्स हैं वो एक के बाद एक आ रहे हैं। The nodes in layer K before those in layer K+1, यानी कि पहले K जो पिछला लेयर है उसके नोड कंज्यूम होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसके बाद K+1 पे जाते हैं। इसी तरीके से अगर K+2 पे जाना है तो K+1 के आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे या प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो इसे ही इस चीज को देखते हुए आपको जरूर याद आ रहा होगा कि ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसे सपोर्ट करेगा। ये होगा FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे हम क्यू करके बहुत बात कर चुके हैं पहले। तो आप यहां पर एकदम आपको समझ में आए हम क्यू की बात क्यों कर रहे हैं। तो क्यू तो एक
जो फीफो क्यू है ये सेंट्रल पार्ट है। ये सब बताने का जो आपका मेरा मुद्दा था वो ये था कि आपको इस डेटा स्ट्रक्चर पे लाना, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम एक्चुअल बात कर रहे हैं। तो अब हम डिस्क्रिप्शन के लिए या एनालिसिस के लिए क्या करेंगे, डीवी या डीवी, ये डीवी डिस्टेंस डी के लिए और वी अंदर वी आपका जो भी नोड होगा। तो यू से वी अगर आपको जाना है तो डीवी हम बोलेंगे यू से वी का डिस्टेंस है, इसका हमारा डिस्टेंस हो गया। तो हम 0 से लेकर n-1 तक पहुंचेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नोड्स 0 से लेकर n-1 तक नंबर रहे। तो हम यहां पर एरे यूज कर सकते हैं। एरे यूज करेंगे डिस्टेंसेस के लिए, एक जगह से दूसरी जगह 0 से 1 जाएंगे, इसके लिए हम आपका एरे यूज कर लेंगे हर एक के डिस्टेंस के लिए। तो एक पीवी भी लेंगे, पीवी एक एरे और लेंगे पीवी। ये पीवी क्या बता रहा है, पी बता रहा है प्रेडिसीजर वी का, यानी एक्स का प्रेडिसीजर क्या है, जैसे पी एक्स लिखा था, एक्स का प्रेडिसीजर क्या है W1, दिखाता हूं मैं आपको। एक्स का प्रेडिसीजर क्या था W1, प्रेडिसीजर मतलब उसका पहले वाला। तो हम ये पी भी लेंगे, प्रेडिसीजर भी हमें जानना है। तो ये सारी चीजें हम लेंगे, ये सारे नोटेशन हम लेंगे। अब हमारा एक्चुअल एल्गोरिथम आता है। एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, इसको हम बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसकी अभी हम रनिंग टाइम एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, डी क्या करता है, डिस्टेंस स्टोर करेगा, पी प्रेडिसीजर स्टोर करेगा, बीएफएस आप इनपुट यू दीजिए ताकि, क्योंकि आपको वी तक जाना है। तो यू पे आइए, अब आप देखिए कि इनिशियल में तो कोई विजिट ही नहीं हुआ है नोड, तो यहाँ पर फॉल्स रहेगा इनिशियली। विजिटेड एन फॉल्स रहेगा। आपके पास क्यू, आपने डेटा स्ट्रक्चर ले लिया क्यू करके। अब आपने जैसे ये क्यू इंटीजर टाइप में क्यू ले लिया, तो क्यू के पास एन क्यू भी आ गया, क्यू के पास डी क्यू भी आ गया। एन क्यू डी क्यू क्यों आ गया, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर है, इसके ऑलरेडी बिल्ड फंक्शन है एन क्यू और डी क्यू। एन क्यू क्या करता है कि एक नोड को ले लेगा, डी क्यू क्या करेगा, उसे हटा देगा। तो अब यहां पर हमने विजिटेड को फॉल्स की जगह ट्रू कर दिया। यहां पर शुरुआत में 0 है आपका डिस्टेंस, और फिर जब तक ये क्यू, जो क्यू है ये एम्प्टी ना हो जाए, क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहला लेंगे, डीक्यू करेंगे और फिर इटरेटर लगाएंगे कि अगर विजिटेड नहीं है तो हम इसको विजिटेड को ट्रू मानेंगे, डीडब्ल्यू v+1 को डीडब्ल्यू में रखेंगे और पीडब्ल्यू को v को पीडब्ल्यू में रखेंगे, यानी प्रेडिसीजर और डिस्टेंस दोनों हमारे आ गया। यानी कि पिछले वाले का पकड़ के, मतलब ऐड करके डिस्टेंस ले लेंगे और पिछले वाले की इंफॉर्मेशन पीडब्ल्यू में रख देंगे और उसके बाद से एनक्यू करते चले जाएंगे। तो ये आपका आइडिया है किस तरीके से हमने एल्गोरिथम बनाया। तो लूप करता क्या है, जो हमने ये फॉर लूप लिया है, ये फॉर लूप क्या कर रहा है, ये जो एक के नेबर्स हैं, मतलब यू के नेबर्स हैं, उन सबको ले रहा है। यानी कि जब भी हम कोई एक प्रोसेस करेंगे नोड वी को, उसको फिर जब नोड को प्रोसेस कर दिया तो उसको डीक्यू कर देंगे, हटा देंगे। प्रोसेस करते करते हटाते रहेंगे, तभी तो खाली होगा एक जगह पे। तो आउटगोइंग एजेस देखेंगे, और जो हमने देख लिया उसे हम, हो सकता है कि हम एक्सीडेंटली दोबारा लें, तो उसको उनको उसके लिए भी यहाँ पर हमने प्रोविजन किया हुआ है। प्रेडिसीजर की भी बात हो गई आपकी, यहाँ पर प्रेडिसीजर कैसे ले लिया हमने। अब थोड़ा करेक्टनेस के बारे में देखेंगे, बीएफएस की करेक्टनेस क्या है, इंश्योरिटी क्या है, क्या फीफो एसेंशियल था इसके लिए। तो लूप इनवेरिएंसी हमने पहले भी देखा था, लूप इनवेरिएंसी कैसे करेंगे, और लूप इनवेरिएंसी के बाद हम इसमें लेके आते हैं अपना इंडक्शन। तो क्या हमारे हर के लिए ये k+1 मान्य होगा, इस तरीके से इसको हमको करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है हर एक, क्योंकि लेयर वाइज हम चल रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से मानेंगे कि अगर हमारा डी विजिटेड ट्रू है, हर एक डीवी जो है वो आपको डिस्टेंस दे रहा है और पी आपको प्रेडिसेसर दे रहा है, अगर हम v1 से लेकर वी के तक जाएंगे, तो ये बनी बात है कि हमेशा dv1 dv2 से छोटा होगा, dvk से छोटा होगा, क्योंकि अगली बार दूसरे डिस्टेंस जुड़ जाएंगे। यानी कि हर एक एडजेसेंट लेयर के लिए dvk हमेशा dv1+1 से ये हमेशा ये बड़ा होगा इससे। तो ये कन्वोल्यूशन टाइप है, और इसी से वाइल के जो हमने इंडक्शन देखा, जो वाइल लूप है, वो ये प्रूव कर रहा है। अब आते हैं इसके रनिंग टाइम पे, जो आपका बीएफएस का रनिंग टाइम है। तो आपने देखा था कि इनिशियलाइजेशन हमने किया विजिटिंग एरे, तो वैसे तो एक लाइन है, लेकिन ये क्योंकि n बार चल रहा है इसलिए थीटा n इसका ये हो गया। अंदर की बाकी जो कमांड है वो थीटा 1 टाइम्स, कहीं इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ये सब हम केवल वन टाइम लेंगे। जो फॉर लूप से सारे आउटगोइंग एजेस को देख रहा है जो वी से जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसको अगर हम देखेंगे इसकी रनिंग टाइम थीटा आउट डिग्री हो गया।
और उसके बाद जैसे ही हम वाइल पे जाएंगे तो अगेन वाइल थीटा 1 ले रहा है, क्योंकि अंदर का जो टाइम है वो थीटा 1 प्लस आउट डिग्री, थीटा आउट डिग्री तो हो गया, 1 भी गाइड करेंगे। हम 1 को हटा सकते थे लेकिन हटाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आउट डिग्री कभी 0 मिल गया तो थीटा 0 हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो अल्टीमेटली हमारा क्या है कि थीटा 1 प्लस आउट डिग्री का सिग्मा कर देंगे पूरे वी नोड के लिए। तो ये 1 तो खैर n हो जाएगा, आउट डिग्री आपका m हो जाएगा, n प्लस m। अगर n प्लस m को n मान ले या n को m मान ले तो 2m या 2n आएगा। तो अल्टीमेटली ये ऑर्डर ऑफ n ही जा रहा है। तो ऑर्डर ऑफ n तो बहुत ही अच्छा है, ऑर्डर ऑफ n यानी कि फास्ट एल्गोरिथम। तो देखिए इसकी फास्टनेस कैसे आपका ये एल्गोरिथम फास्ट है। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS। अब ब्रेड फर्स्ट सर्च की जो बात है वो है कि एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना है, हमने लेयर वाइज लिया और हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डाउन साइड भी है ब्रेड फर्स्ट सर्च का, कि जंप करता है। जंपिंग कैसे हो रही है कि अगर हम अपना जो फिगर देखें, स्टार्टिंग में देखा था कि V1 V2 के प्रोसेसिंग के बाद V3 के जब पास जाने की जगह ये W1 पे दौड़ गया। अब देखिए कि ये यहां पर पहुंच गया प्रोसेसिंग के बाद W1, ये V1 V2 तो ये V3 पे जाना चाहिए था, ये यहां पर आपका W1 पे दौड़ गया। तो एक्चुअली दौड़ जाने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि ये लोकलाइज नहीं रह रहा है, ये पूरा एल्गोरिथम जो है वो किसी न किसी पॉइंट पे जा रहा है, ताकि क्योंकि इसका मकसद तो शॉर्टेस्ट निकालना है, तो इसके लिए कहीं भी जंप करना पड़ेगा इसको, जहां उसको शॉर्ट मिल जाएगा। ये जो शॉर्टनेस है या फिर जो जंपिंग है, ये आपको हर जगह नहीं रिक्वायरमेंट होती है, ये हर जगह रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं DFS। अगर हम लेयर बाय लेयर को एक बाय एक लेयर जाना है तो इसके लिए हम फीफो क्यू की जगह आप लिफो स्टैक यूज करेंगे, क्योंकि एक बाय एक जाना है। तो इसमें स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आ गया कि हम चाहते हैं कि सबको एक साथ रखें, फिर उसके बाद जो भी लास्ट आया है उसको हम पहले एक्सेस करें, इधर उधर ना दौड़ें। इसीलिए हम लिफो स्टैक का यूज करेंगे। तो देखिए DFS मतलब ये है कि हम पूरा नेबरहुड इसका 1 बाय 1 एक्सेस कर रहे हैं या फिर ट्रेवर्स कर रहे हैं। DFS कभी भी तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देगा। DFS आपको हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देगा। DFS आपको शॉर्टेस्ट पाथ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों के काम अलग अलग है। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो आप DFS नहीं यूज करेंगे, आप BFS यूज करेंगे। तो अगर हमने देखा कि DFS के बिल्कुल समानांतर चल रहा है, क्योंकि वहां हमने क्यों यूज किया था, यहाँ पर लिफो स्टैक यूज कर रहे हैं, तो सब बाकी सब चीज तो सेम हो गई है ना। मैं रनिंग टाइम की बात कर रहा हूं, हमने केवल यहाँ पर विजिटेड फॉल्स किया। हम इटरेशन से या फिर रिकर्शन से कर सकते हैं। रिकर्शन से कैसे करेंगे, यूज इनिशियल लिया, उसके बाद सारे एजेस U से V जो एक लेयर से दूसरे लेयर में जा रहे हैं, फिर दूसरे लेयर से तीसरे लेयर में जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर बार बार DFS इटरेशन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रिकर्शन के लिए माकूल DFS आपका एल्गोरिथम है। तो इस तरीके से हम स्टैक यूज कर सकते हैं। DFS का भी जो रनिंग टाइम है वो थीटा m प्लस m होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम थी। अगर हम रिकर्शन से नहीं भी करते हैं तो केवल n प्लस m पे ही आके रुकेंगे। तो ये बात हो गई आपकी BFS और DFS की। इसको आप बुक से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ निकालने का। ये तो बहुत ही एक कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट को तो आना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया।